नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तेज हवा उसके कानों के पास से गुजरी। लक्ष्य ने नीचे जमीन पर तेजी से आते हुए मार्शल आर्टिस्ट को देखा। उसकी युद्ध शक्ति आसमान की ओर उमड़ रही थी। कल रात जब लक्ष्य ने अपनी मानसिक शक्ति की ढाल हटा ली तो उसका पूरा शरीर लगभग तुरंत ही अकड़ गया। लेकिन लक्ष्य के पास मानसिक शक्ति थी। उसने इसका उपयोग अपनी हृदय वाहिनी की रक्षा के लिए किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उसका हृदय धड़कता रहे। हालांकि सबसे ऊपरी मंजिल बेहद ठंडी थी, लेकिन वो उसे पूरी तरह से जमा नहीं सकी क्योंकि उसके शरीर में बिजली के आयन मौजूद थे। बिजली के आयन पहले ही लक्ष्य के रक्त में, उसकी नसों, शिराओं और हड्डियों में समाहित हो चुके थे। जहां भी ठंड सबसे ज्यादा थी, वहां बिजली के आयन सबसे ज्यादा सक्रिय हो गए थे। हालांकि वे ठंड को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लक्ष्य की मूलभूत शारीरिक शक्ति को बनाए रखा, जिससे शरीर का कोई भी हिस्सा पूरी तरह से जमने और गलने से बच गया। अपनी मानसिक शक्ति और बिजली आयनों की दोहरी सुरक्षा के तहत लक्ष्य ने उस यातनापूर्ण रात को सहन किया। रात की ठंड से भी लक्ष्य की चेतना क्षीण नहीं हुई। ठंड का सामना करते हुए उसकी मानसिक शक्ति में तीव्र वृद्धि हुई। ये कारगर है, ये विधि सचमुच कारगर है। मेरी मानसिक शक्ति बढ़ने की गति सामान्य से 100 गुना तेज है। इसी तरह जारी रहा तो आज रात तक मैं निश्चित रूप से मिडगोल्ड स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। कोर एनर्जी निरंतर लक्ष्य के दांतियन में प्रवाहित होती रही। युद्ध सेनापति बनने की ये प्रक्रिया असाधारण रूप से लंबी थी। जब आसमान में हल्की रोशनी होने लगी, तभी जाकर लक्ष्य के मन में मौजूद मानसिक शक्ति में आखिरकार बदलाव आया। पहले मानसिक शक्ति का अधिकांश भाग चमकीली चांदी का था, जिसमें सोने का भाग लगभग 1/4 था। लेकिन एक रात की साधना के बाद उनकी मानसिक शक्ति के भीतर की सुनहरी आभा अंततः 1/3 तक पहुंच गई। 1/3 स्वर्णिम आभा मध्य स्वर्ण चरण में प्रवेश का संकेत देती है। उत्कृष्ट! मैं आखिरकार मिडगोल्ड स्टेज पर पहुंच गया हूं। मैं मिडगोल्ड स्टेज का खिलाड़ी हूं। मानसिक विशेषज्ञ लक्ष्य मन ही मन प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसकी मानसिक शक्ति थोड़ी स्थिर हुई, उसने तुरंत ग्रह के केंद्र में मौजूद शक्ति को जुटाकर अपने दांतियन पर फिर से हमला कर दिया। बिना रुके आगे बढ़ते रहो। सोने और चांदी की मानसिक शक्ति अंततः लक्ष्य की अपेक्षाओं पर खरी उतरी। कोर एनर्जी के अवरोध को एक ही झटके में तोड़ते हुए ग्रह के कोर की शक्ति को अंदर पहुंचा दिया। अपनी मानसिक शक्ति से सुरक्षित ग्रह के केंद्र में मौजूद शक्ति लक्ष्य के दांतियन द्वारा 10 सेकंड के भीतर लगभग पूरी तरह से अवशोषित हो गई। मूल तारा केंद्र एक साधारण पत्थर में बदल गया और शक्तिहीन होकर धूल में मिल गया। इस समय लक्ष्य को अपनी आंखों की आवश्यकता नहीं थी। वो केवल अपनी मानसिक शक्ति पर निर्भर होकर अपने दंतियन के भीतर की स्थिति का अवलोकन कर सकता था। उसके दंतियन के शून्य में एक ग्रह का केंद्र शांतिपूर्वक तैर रहा था। अगर इसकी सतह पर कभी कभार बिजली की चिंगारियां न चमकती तो शायद लक्ष्य इसे तुरंत देख ही नहीं पाता। यह रात में धूल की तरह था, इतना अस्पष्ट, दांतियन के भीतर तैरता हुआ, फिर भी किसी भी तरह की उपस्थिति का एहसास नहीं कराता था। जैसे ही उसकी मानसिक शक्ति उस पर छा गई, तारे के केंद्र की आंतरिक संरचना लक्ष्य की दृष्टि में आ गई। ये पिंड अब पत्थर नहीं था, बल्कि अंधकार पदार्थ, गुरुत्वाकर्षण और बिजली के तत्वों के संयोजन से बना एक पदार्थ था। इसके अलावा अंदर अत्यधिक ठंडी आभा फैली हुई थी, जिसका कारण संभवतः ग्रह के केंद्र द्वारा बाहरी ठंड का अत्यधिक अवशोषण था। लक्ष्य ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अंधेरा तारा, यही है अंधेरा तारा। लक्ष्य की भावनाएं उमड़ पड़ी।
किंवदंती आखिरकार हकीकत बन गई थी। उसके पास सचमुच एक काला तारा था। मुझे आश्चर्य है कि खेती कैसे करे गुरुत्वाकर्षण। चलो कोशिश करते हैं। लक्ष्य ने हाथ उठाया। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। अचानक आगे की हवा और बर्फ एक विशाल वैक्यूम क्लीनर से टकराती हुई प्रतीत हुई, जिससे एक लंबा सफेद अजगर बन गया जो सीधे लक्ष्य की हथेली की ओर बढ़ा। हा हाँ, लक्ष्य जोर से हंसा। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए जानबूझकर साधना की आवश्यकता नहीं होती। एक बार जब आप किसी अंधकारमय तारे को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उसके गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अंधकारमय तारा आपके दांतियान के भीतर होता है, जो पहले से ही मार्शल आर्टिस्ट के शरीर का हिस्सा होता है। यह गुरुत्वाकर्षण भी स्वाभाविक रूप से आपका हिस्सा होता है। इतना प्रबल गुरुत्वाकर्षण, इतनी जबरदस्त शक्ति। 20 घंटे के लंबे इंतजार के बाद लक्ष्य की कोर एनर्जी आखिरकार संतृप्त अवस्था में पहुंच गई। आकाश में अदृश्य वायु धाराएं क्षीण होने लगी। हवा का शोर थम गया और आकाश और पृथ्वी के बीच बर्फ चुपचाप गिरने लगी। लक्ष्य ने अपना मुंह खोला और एक सफेद सांस छोड़ी। उसका दांतियन आखिरकार शांत हो गया। लक्ष्य को अपनी मूल ऊर्जा को विकसित करने में कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। उसने पिछले जन्म में भी इस प्रक्रिया का अनुभव किया था। एक विचार मात्र से ही गुप्त शक्ति उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी और पल भर में उसके संपूर्ण अस्तित्व में समा गई। लक्ष्य को पता था कि इस अवशोषण से उसकी ताकत में काफी वृद्धि होगी, लेकिन उसने इतनी बड़ी वृद्धि की उम्मीद नहीं की थी। कोर एनर्जी के निर्माण के क्षण से ही व्यक्ति को युद्ध जनरल के पद पर आसीन माना जाता था। 20 घंटे के इस गहन चिंतन के बाद लक्ष्य सीधे तृतीय श्रेणी के युद्ध जनरल के शिखर पर पहुंच गया। कुछ समय तक स्थिर रहने और एक और बड़ी सफलता हासिल करने के बाद लक्ष्य एक मध्यवर्ती युद्ध जनरल बन जाएगा। बहुत बढ़िया, सारी तैयारी व्यर्थ नहीं गई। इस सफलता का परिणाम सुखद आश्चर्य से भरा है। लक्ष्य ने तुरंत अपने पिछले जीवन की साधना विधि का अनुसरण किया और अपनी सांसों को नियमित करने के लिए पालथी मारकर वहीं बैठ गया। एक बार किसी मार्शल आर्टिस्ट को डैंटिन प्राप्त हो जाए तो उसे जानबूझकर शारीरिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रहती। कोर एनर्जी ही मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति का आधार है। शरीर में कोर एनर्जी का संचार होने देना और बाहरी हवा से मुक्त ऊर्जा को अवशोषित करना ही साधना है। लक्ष्य को इन विधियों को सिखाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी। 1 घंटे की साधना के बाद लक्ष्य ने अपनी आंखें फिर से खोली और प्रारंभिक रूप से प्राथमिक युद्ध सेनापति के शिखर पर स्थिर हो चुका था। लक्ष्य ने समय देखा। सुबह के 7 बज चुके थे। उत्तरी क्षेत्रों की सर्दियां न केवल लंबी होती थी, बल्कि उनमें दिन छोटे और रातें लंबी होती थी। सुबह 7 बजे भी आसमान पूरी तरह से उजाला नहीं होता था। पूरी रात बीत गई है। मुझे शायद अब निकल जाना चाहिए। हालांकि मुझे बिजली की शक्ति का विस्तार से अध्ययन करने का समय नहीं मिला है, लेकिन अब समय नहीं है। नीचे वाले लोग शायद जल्द ही आने वाले हैं। वे मेरी मौत के लिए बेताब हैं। मुझे कम से कम उनसे मिलने तो जाना ही चाहिए। लेकिन तभी नीचे से आवाजें आने लगी। काफी लोग ऊपर आ रहे थे। ये लोग मुझे निशाना बना रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं वे शायद विशेषज्ञ हैं। बेहतर यही होगा कि मैं उन्हें एक एक करके निपटा दूं। लक्ष्य ने तुरंत अपना मन बना लिया। ऊपर देखते हुए उसने दूर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल ठंडे कौवे को उड़ते हुए देखा। लक्ष्य ने हाथ उठाया। गुरुत्वाकर्षण ने दूर से ही ठंडे कौवे को अपनी ओर खींच लिया और उसे जोर से अपनी ओर धकेल दिया। ठंडे कौवे का शरीर अनियंत्रित होकर लक्ष्य की ओर उड़ने लगा। चाहे वो कितनी भी जोर से अपने पंख फड़फड़ाए, वो रुक नहीं सका। दूरी तेजी से कम होती चली गई। ठंडे कौवे को लक्ष्य के पास खींच लिया गया। वो नीचे मौजूद मार्शल आर्टिस्टों की चीखें भी सुन सकता था। लक्ष्य ने फिर से बल लगाया और ठंडे कौवे को अपने ठीक बगल में खींच लिया। लक्ष्य की वर्तमान शक्ति पहले से कहीं अधिक थी।
उसने आसानी से ठंडे कौवे को काबू में कर लिया और उसकी पीठ पर छलांग लगा दी। चलो चलते हैं, जो मेरी मृत्यु की कामना करते हैं, जो चाहते हैं कि मैं फिर कभी प्रकट न हूं, या जो सोचते हैं कि मैं पहले ही मर चुका हूं। मैं उन्हें अपना नया लक्ष्य दिखाता हूं। अपनी मानसिक शक्ति से प्रेरित होकर उसने ठंडे कुएं पर पैर रखते हुए उसे जबरदस्ती नियंत्रित किया और छत से तेजी से नीचे की ओर गोता लगाने के लिए मजबूर कर दिया। 30वीं मंजिल के आसपास घूमते हुए लक्ष्य को मलिक ठाकुर की आवाज, अन्य मार्शल आर्टिस्टों की आवाजें सुनाई दे रही थी और उनके भयभीत चेहरे दिखाई दे रहे थे। लक्ष्य ने बस हल्की सी मुस्कान दी। आश्चर्यचकित हो जाओ, आओ मेरा पीछा करो। जब तुम पहली भूमिगत मंजिल पर लौटोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा उपहार दूंगा। ठंडी हवा में कौआ तोप के गोले की तरह जमीन की ओर तेजी से गिरा। जमीन पर पड़े हर चेहरे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। मार्शल आर्टिस्ट अविश्वास से देखते रहे जब लक्ष्य ठंडे कुएं पर सवार होकर प्रकट हुआ। लक्ष्य द्वारा पहले किए गए नरसंहार के दृश्य ने उनमें से अधिकांश को भयभीत कर दिया था। इसके अलावा लक्ष्य ने स्पष्ट रूप से एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। केवल अपने पैरों की ताकत से ठंडे कुएं को काबू में कर लेना और उसे अपनी इच्छा के अनुसार उड़ने पर मजबूर कर देना एक योद्धा स्तर का साधक भी नहीं कर सकता था। ऐसा केवल गुप्त शक्ति रखने वाले ही कर सकते थे। इसमें कोई शक नहीं कि लक्ष्य पहले से ही एक युद्ध जनरल थे। वो यहां है, ये बच्चा अभी भी जीवित है। असंभव, वो इतनी ठंडी रात को अब तक कैसे सहन कर पाया? डटे रहो, डरो मत, हम बहुत सारे हैं। अगर वो आता भी है तो वो खुद को मौत के हवाले कर रहा है। 3 अरब लोग हमारे हैं। 3 मिनट, बस 3 मिनट में ऊपर से लोग लौट आएंगे, फिर लक्ष्य का अंत हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम 3 मिनट भी टिक पाएंगे। पैसों के लालच में आकर इन मार्शल आर्टिस्टों ने युद्ध की तैयारी की। हालांकि एक ही दस्ते के सदस्य न होने के कारण उन्होंने स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ी। ऊपर से नीचे आते हुए जमीन पर मौजूद भीड़ लक्ष्य के करीब आने लगी। वो उनके भयभीत चेहरों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। अपने काले ड्रैगन भाले को लहराते हुए लक्ष्य युद्ध के मैदान में एक योद्धा की तरह भीड़ में घुस गया। जैसे ही ठंडा कौआ जमीन से लगभग 5 मीटर ऊपर गोता लगाने लगा, लक्ष्य अचानक फुर्ती से उछल पड़ा। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते ही उसकी हथेली में सुनहरी बिजली की रोशनी का एक गोला नाचने लगा। मार्शल आर्टिस्ट तैयार थे और लक्ष्य की गतिविधियों को देख रहे थे। लेकिन जब अचानक ये बिजली की रोशनी प्रकट हुई तो ये एक छोटे सूरज की तरह थी, जिसने उनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। कई मार्शल आर्टिस्ट तेज रोशनी को सहन नहीं कर सके और सहज रूप से अपनी आंखें ढक ली। कुछ जो अपने कोण के कारण कम प्रभावित हुए थे ने हमले शुरू किए, लेकिन उनके सभी वार दुर्भाग्यशाली ठंडे कुएं पर ही लगे। ठंड से ठिठुरते हुए कुएं ने एक अजीब सी चीख निकाली। कई हमलों से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन वो लक्ष्य के लिए सबसे अच्छी ढाल साबित हुआ। और यही वो मौका था जिसकी लक्ष्य को तलाश थी। उसका शरीर लगभग जमीन के समानांतर चल रहा था। अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए वो अपने सामने मौजूद पहले दुश्मन की ओर तेजी से बढ़ा। एक प्राथमिक युद्ध सेनापति जो एक विशाल ढाल धारण किए हुए है और तृतीय श्रेणी का है। सैद्धांतिक रूप से उसकी शक्ति लक्ष्य के बराबर होनी चाहिए। अपनी मजबूत रक्षात्मक क्षमता के कारण ये व्यक्ति लक्ष्य के हमले को सबसे पहले रोकने के इरादे से अग्रिम पंक्ति में खड़ा था। लक्ष्य ने भाले के डंडे को कसकर पकड़ लिया। मूसलाधार बारिश की तरह हमला करने के बजाय उसने सैंडी द्वारा सिखाई गई विधि का पालन किया, घूमते हुए वार करना। लक्ष्य की विशाल पकड़ के नीचे काले ड्रैगन भाले से चरमराहट की आवाज आई। भाले की नोक जहां भी जाती, हवा असामान्य रूप से मुड़ जाती। ये विसंगति केवल तभी प्रकट होती थी जब अंतरिक्ष में थोड़ी सी हलचल होती थी। ढाल धारण किए इस युद्ध सेनापति को भी ये एहसास हो गया था कि इस हमले को रोकना मुश्किल होगा।
उसने हताशा में अपना कंधा ढाल पर टिकाया और चिल्लाया, मेरे पीछे खड़े भाइयों, मेरा साथ दो, मुझे गिरने मत दो। लक्ष्य की चकाचौंध भरी रोशनी से अप्रभावित एक लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी तुरंत उसकी पीठ से सट गया। उस लंबे आदमी के पीछे खड़ा एक और बलवान आदमी भी आगे बढ़ा। तीनों आदमियों ने मिलकर एक ढाल पकड़ी हुई थी। 3 प्रमुख युद्ध जनरलों की संयुक्त शक्ति के साथ। उनका मानना था कि एक उच्च स्तरीय युद्ध जनरल भी इस सुरक्षा कवच को एक ही वार में भेद नहीं सकता। लक्ष्य का अचानक हमला निश्चित रूप से विफल होना था। भाले और ढाल की टक्कर ठीक इसी क्षण हुई। भाला ढाल के ठीक बीचों बीच लगा। लगभग आधे सेकंड तक दोनों एक दूसरे को थामे रहे, मानो असामान्य रूप से जलने की चाहत में चिंगारियां निकली। भाले और ढाल दोनों से दर्द भरी कराहें निकली। लक्ष्य ने भौहें चढ़ाई। अचानक भाले के सिरे को पकड़े हुए उसके दाहिने हाथ ने और जोर लगाया। मेरे लिए तोड़ दो। दरार। ढाल गोली लगने से दर्पण की तरह चकनाचूर हो गई, धातु कांच की तरह नाजुक हो गई और पल भर में टुकड़ों में बिखर गई। आगे कोई बाधा न होने के कारण लक्ष्य का लंबा भाला सीधे अंदर घुस गया और एक ही वार में तीनों प्राथमिक युद्ध जनरलों को क्षत-विक्षत कर दिया। लक्ष्य ने एक ही वार में 3 शुरुआती स्तर के सरदारों को मार गिराया, जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन हुआ, लेकिन ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को तुरंत उनके शरीर से नहीं निकाला जा सका। आसपास मौजूद कुछ नौसिखिए स्तर के सरदारों ने, जो बुरी तरह भयभीत थे, अपना मौका देखा और तुरंत चिल्लाते हुए आगे बढ़ गए। उसका भाला फंस गया है, चलो चलें। वाह, क्या मौका है। लक्ष्य, तुम मेरे साथ रहोगी। लक्ष्य ने ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को तुरंत बाहर नहीं निकाला। समय नहीं था। उसने जमीन पर लात मारी और जमी हुई कठोर जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। लक्ष्य का शरीर तोप के गोले की तरह तेजी से बाहर निकला। उसका सामना सबसे तेज व्यक्ति से नहीं हुआ, लेकिन वो उसे झट से पार कर गया। उसके पीछे मौजूद तलवारबाज मार्शल आर्टिस्ट को अपनी तलवार उठाने का भी समय नहीं मिला था कि लक्ष्य उस पर टूट पड़ा। उसने बस अपनी आंखों के सामने एक मुट्ठी को तेजी से फैलते हुए देखा। टकराना। खून की एक लहर हवा में लहराई और इस नौसिखिए योद्धा की गर्दन लक्ष्य के मुक्के से सीधे चकनाचूर हो गई। एक मुक्का मारने के बाद लक्ष्य ने अपने शरीर को थोड़ा सा घुमाया और एक स्टील का चाकू उसके पास से गुजरा, जो बाल बराबर दूरी से लक्ष्य को लगने से बच गया। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। लक्ष्य ने 0.1 सेकंड में 5 जोरदार मुक्के मारे, जिससे उनके प्रतिद्वंदी की छाती की हड्डी चकनाचूर हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। इस समय वो सरदार, जिसने शुरुआत में ही अत्यधिक आक्रामक तरीके से हमला किया था, मुड़ गया था। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, चांदी जैसी चमक उसके चेहरे पर पड़ी। उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और लक्ष्य की तलवार ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। पिघली हुई धातु वापस उसकी कमर पर बेल्ट में बदल गई। लक्ष्य एक कदम पीछे हटा, काले ड्रैगन भाले की नोक पकड़ी और लंबे भाले को बाहर खींच लिया। तीनों मार्शल आर्टिस्ट, जो एक साथ बंधे हुए थे, जमीन पर गिर पड़े, ब्लैक ड्रैगन स्पीयर पर लगे खून को नजरअंदाज करते हुए। लक्ष्य एक बार फिर मार्शल आर्टिस्टों के समूह की ओर दौड़ा। 5 सेकंड। लक्ष्य के उतरने से लेकर 6 लोगों को मारने तक की पूरी प्रक्रिया में केवल 5 सेकंड का समय लगा। हालांकि इससे मार्शल आर्टिस्ट का हौसला कम नहीं हुआ। वे जानते थे कि अगर वे अभी तितर-बितर होकर भाग गए तो लक्ष्य उन्हें एक-एक करके मार डालेगा। बेहतर यही था कि वे उसे रोकने की कोशिश करें और विशेषज्ञों के लौटने और सहायता प्रदान करने का इंतजार करें। कई मार्शल आर्टिस्ट हताश हो गए, चिल्लाते हुए और चारों दिशाओं से हमला करने लगे। अगर पहले की बात होती तो लक्ष्य इन लोगों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ना चुनता, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा। लगातार 3 बार लेवल अप होने और ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद लक्ष्य की सोच पूरी तरह बदल गई थी। मैं तुम सबको मिटा दूंगा।
लक्ष्य के ब्लैक ड्रैगन स्पीयर ने भाले की छायाओं का एक समूह उत्पन्न किया और वो लगभग 20 मार्शल आर्टिस्टों के साथ दृढ़तापूर्वक एक अराजक युद्ध में संलग्न हो गया। देखते ही देखते खान दोंग भवन के सामने बर्फ की धुंध छा गई, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया और तलवारों की खड़खड़ाहट और चीखें एक ही ध्वनि में विलीन हो गई। बीच बीच में खून के छींटे उड़ते रहे और गिरती हुई सफेद बर्फ में मिल गए। शरीर के कटे हुए अंग हवा में उड़ गए और सिर लुढ़कने लगे, मानो कोई जीवित नरक हो। सुना का कैमरा अभी भी इन दृश्यों को सटीक रूप से रिकॉर्ड कर रहा था और सुना खुद भी अब इतनी आश्चर्यचकित थी कि वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। हे भगवान, हे भगवान, मेरी सच्ची लगन ने ही तो स्वर्ग को हिला दिया। लक्ष्य सचमुच जिंदा है। इतना ही नहीं, वो जिंदा भी है और पहले से भी बेहतर हालत में है। वो एक मक्खी पर सवार है, नहीं, एक कुएं पर, जो खान दोंग बिल्डिंग से नीचे उतर रहा है। वो उन मार्शल आर्टिस्टों से लड़ रहा है। वे सब एक बड़े समूह में लड़ रहे हैं। वाह! सुना की होस्टिंग बेहद खराब थी, बल्कि बेतुकी थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है, लेकिन कैमरामैन अपेक्षाकृत पेशेवर था और लगातार वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। और इंटरनेट पर सुना की बातों पर अब कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लोग सब युद्ध के दृश्य में मग्न थे। क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? हे भगवान, लक्ष्य सचमुच जीवित है। उसने इस मुश्किल दौर से पार पा लिया है, जरूर पार पा लिया होगा। मुझे सच में नहीं पता कि वो उस ठंडी इमारत में कैसे बच गया। ये जीवन का चमत्कार है। लक्ष्य, जल्दी से बचो। इतने सारे लोगों से क्यों लड़ रहे हो? जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं है। वाह, लक्ष्य तो बहुत ही जबरदस्त है। उसकी गति, उसकी ताकत, उसकी प्रतिक्रिया, ये सब बस कमाल है। नहीं, नहीं, मैं खुशी से बेहोश होने वाली हूं। मुझे पता था कि मेरा पुरुष देवता नहीं मरेगा। धिक्कार है। इस बच्चे की किस्मत कितनी अच्छी है, उसकी तो ऐसी मौत भी नहीं हुई। लगता है मुझे दोबारा चमकने का मौका नहीं मिलेगा। क्या मैं विनम्रतापूर्वक पूछ सकता हूं, क्योंकि लक्ष्य की मृत्यु नहीं हुई है, क्या मुझे मेरी पुष्पांजलि के पैसे वापस मिल सकते हैं? प्रचंड वायु मार्शल आर्ट स्कूल में प्रशांत धवन के कार्यालय में एक दिन और एक रात इंतजार करने वाले कई महत्वपूर्ण व्यक्ति अब पूरी तरह से अलग दिख रहे थे। प्रशांत धवन, जो बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, अब खड़ा हो गया। लक्ष्य को एक ही भाले से 3 नौसिखिए सरदारों को मारते देख वो इतना उत्साहित हो गया कि उसने अपने हाथ में पकड़ा प्याला तोड़ दिया। नितिन ठाकुर और उनकी पत्नी किन युनफेई और अन्य सभी के चेहरे बेहद गंभीर थे। लक्ष्य का शव देखने के बाद वे सब वहां से चले जाने वाले थे, लेकिन किसी ने भी लक्ष्य के इस तरह वापस आने की उम्मीद नहीं की थी। प्रीति ने दांत पीसते हुए कहा, कुछ लोगों को इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है ये लोग लक्ष्य के टुकड़े टुकड़े कर दें। अगर वो चमत्कारिक रूप से बच भी जाता है, तो मेरा बेटा और वे विशेषज्ञ ऊपर की मंजिल से नीचे उतरेंगे। तभी लक्ष्य की मौत होगी। प्रशांत धवन ने प्रीति की ओर एक नजर डाली, उस महिला से बहस करने से बचते हुए, और उसका उससे बात करने का कोई इरादा नहीं था। अपनी पैनी नजर से वो लक्ष्य की मौजूदा मुश्किल को आसानी से समझ गया। मुख्य रूप से शुरुआती स्तर के सरदारों से बने एक समूह के खिलाफ लड़ते हुए प्रशांत धवन को लक्ष्य की स्थिति के बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि लक्ष्य ने अभी तक अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, जिससे ये साबित होता है कि उसके पास अभी भी पर्याप्त शक्ति बची हुई है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त शक्ति का होना उसके आत्मविश्वास का संकेत था। इस समय लक्ष्य बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं था। शुरुआती स्तर के सरदारों के एक समूह, जिनमें 2 मध्यस्तरीय सरदार भी शामिल थे, की घेराबंदी का सामना करते हुए लक्ष्य लगभग अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। मानसिक शक्ति और गुरुत्वाकर्षण के अस्थायी रूप से अनुपयोगी होने के कारण लक्ष्य ने तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से अपने ब्लैक ड्रैगन स्पीयर पर भरोसा किया। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच पहली बार झड़प हुई,
लक्ष्य ने रेनस्टॉर्म तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तरह की सामूहिक लड़ाई में सबसे अहम बात यह थी कि चारों ओर से दुश्मनों से घिरने से बचा जाए। आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला होना कतई मना था। इसलिए लक्ष्य ने तुरंत एक दिशा में जोरदार हमला शुरू कर दिया। 3 शुरुआती स्तर के सरदारों को लक्ष्य के वर्षा तूफान भाले की छाया ने तुरंत घेर लिया। 1 सेकंड के भीतर ही उनके हथियारों की टक्कर की आवाज 100 गुना से भी अधिक हो गई। 2 नौसिखिए सरदार बिना किसी हिचकिचाहट के खून के तालाब में गिर पड़े। शेष बचे व्यक्ति की बात करें तो लक्ष्य ने अचानक अपना सिर झुकाया और एक स्नाइपर की गोली उसके सिर को छूते हुए सामने वाले सरदार के माथे पर जा लगी। और जिस क्षण लक्ष्य झुका, उसने उस व्यक्ति की आंखों में प्रतिबिंब देखा। 2 आकृतियां चुपचाप ऊपर की ओर उछल रही थी, ऊपर से छुपकर हमला करने का प्रयास कर रही थी। पीछे से भाले का वार। लक्ष्य सिकुड़कर गेंद की तरह गोल हो गया और पीछे मुड़े बिना उसने अपना भाला पीछे की ओर फेंका। भालों की तेज बौछार के बीच 2 और लोग धूल में गिर पड़े। जमीन पर एक हाथ से सहारा लेते हुए लक्ष्य ने हवा में कलाबाजी की और कलाबाजी के दौरान ही उसने अपना भाला फिर से फेंका, जिससे एक और व्यक्ति गिर गया। गोलियों की बौछार उस जगह पर लगी जहां लक्ष्य अभी अभी थी, लेकिन पूरी तरह से चूक गई। जैसे ही वो उतरा, बगल से एक लंबी तलवार वार करती हुई आई। लक्ष्य ने अचानक अपना हाथ फैलाया और बिजली की एक तेज चमक निकली। उसने अपनी पुरानी चाल दोहराई और प्रतिद्वंदी की आंखों को फिर से चकाचौंध कर दिया। नीचे से एक लात ऊपर की ओर आई, जिससे वो व्यक्ति सीधे हवा में उछल गया और उसके आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए। इस व्यक्ति के शरीर को मानव ढाल बनाकर लक्ष्य तेजी से आगे बढ़ा और बाईं ओर मौजूद 2 सरदारों के साथ बिजली की गति से युद्ध छिड़ गया। 3 सेकंड के तीव्र हमलों के बाद एक की मृत्यु हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर एक मध्यम स्तर के सरदार ने पीछे से लक्ष्य पर हमला कर दिया। इस व्यक्ति का हथियार एक चमकदार चांदी का भाला था। लक्ष्य पहले भी इससे लड़ चुका था। उसकी ताकत तो जबरदस्त थी, साथ ही उसके लंबे भाले की गुणवत्ता भी लक्ष्य के काले ड्रैगन भाले से कहीं बेहतर थी, जिसकी बाजार में कीमत 30 मिलियन थी। लक्ष्य ने अचानक ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को जमीन में गाड़ दिया, अपने शरीर को स्पीयर की पूंछ के सहारे टिकाया और तेजी से जमीन पर गोता लगा लिया। प्रतिद्वंद्वी का भाला चूक गया। लक्ष्य ने भाला छोड़ दिया और भाले का डंडा उछलकर प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर जोर से लगा। घबराहट में प्रतिद्वंद्वी ने अपने चमकदार चांदी के भाले का इस्तेमाल अवरोध पैदा करने के लिए किया, जिससे वो लक्ष्य के काले ड्रैगन भाले से सीधे टकरा गया। अंततः लक्ष्य का लंबा भाला लंबे समय तक चले युद्ध का सामना नहीं कर सका और इस प्रभाव से 2 हिस्सों में टूट गया। मध्य स्तर के सरदार का शरीर भी पीछे की ओर हिल गया, लेकिन लक्ष्य ने फिर से दोनों हाथों से खुद को संभाला और स्प्रिंग की तरह उछल पड़ा। हवा में रहते हुए ही, बिना किसी सहारे के, वो तेजी से मध्य स्तर के सरदार के पास पहुंचा और उसके हाथ में मौजूद पिघली हुई धातु एक रस्सी में बदल गई, जिसने उसके प्रतिद्वंदी की गर्दन को जकड़ लिया। तोड़ना। एक ही हाथ से बल प्रयोग करने पर पिघली हुई धातु की रस्सी पर एक तेज धार उभर आई, जिसने मध्य स्तर के सरदार का सिर साफ साफ धड़ से अलग कर दिया। ये तरल धातु का जादू था। ये किसी भी समय अपना रूप बदल सकती थी। इस मध्यस्तरीय सरदार को मार गिराने के तुरंत बाद एक और मध्यस्तरीय सरदार उस पर टूट पड़ा। उसकी दोनों तलवारें दोनों ओर से लक्ष्य पर इतनी तेजी से वार कर रही थी कि उनसे बचना लगभग असंभव था। लक्ष्य ने अपने हाथ फैलाए और पिघलती हुई धातु एक बार फिर 2 दस्तानों में बदल गई, जिसने प्रतिद्वंदी की तलवारों को मजबूती से पकड़ लिया। मध्य स्तर के सरदार ने लक्ष्य को दबाने के लिए बल प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन भला वो लक्ष्य को कैसे दबा सकता था? क्षण भर के लिए उनकी शक्तियों में गतिरोध उत्पन्न हो गया। अच्छा मौका, जाओ। मध्य स्तर के सरदार ने लक्ष्य की शक्ति को
एक प्रचंड लहर की तरह महसूस किया, ये जानते हुए कि वो शायद 2 सेकंड भी और नहीं टिक पाएगा। इसलिए उसने जल्दबाजी में दहाड़ लगाई। उसके पीछे बचे हुए कुछ शुरुआती स्तर के सरदारों ने तेजी से आगे बढ़कर हमला कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि दोनों के बीच गतिरोध कुछ समय तक जारी रहेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जमीन पर पड़ा चमकदार चांदी का भाला बिना किसी के छुए खड़ा हो गया और पीछे से इस मध्य स्तरीय सरदार के दिल को भेद दिया। क्या हो रहा है? कुछ शुरुआती स्तर के सरदार स्तब्ध रह गए। मेरे रास्ते से हट जाओ। लक्ष्य ने मध्य स्तर के सरदार के शव को लात मारकर दूर फेंक दिया और पिघली हुई धातु एक बार फिर कमरबंद में बदल गई। उसने चमकीला चांदी का भाला उठाया और भेड़ों के झुंड में घुसते हुए बाघ की तरह बचे हुए कुछ शुरुआती स्तर के सरदारों पर फिर से हमला कर दिया। बिजली की तेजी से हुए युद्ध के एक क्षण के बाद 2 और शुरुआती स्तर के सरदार मारे गए। लक्ष्य ने अपना लंबा भाला घुमाया और चारों ओर देखा तो पाया कि युद्ध के मैदान में केवल कुछ ही लोग बचे थे। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे और हिलने डुलने में असमर्थ थे। उनके अलावा कुल 5 लोग बचे थे। 2 शुरुआती स्तर के सरदार बाईं और दाईं ओर भाग गए, जबकि लक्ष्य के सामने 3 लोग भी बेतहाशा भाग रहे थे। ब्लड हैंड स्क्वाड, डू यानहू, रवि कुमार, आर्यन। लक्ष्य के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने पूरी ताकत से चमकदार चांदी का भाला आगे बढ़ाया, जो प्रकाश की एक लकीर की तरह निकला और सबसे तेज दौड़ रहे डू यानहू के दिल के पिछले हिस्से में जा लगा। डू यानहू चीख उठा। उसका शरीर सचमुच चमकदार चांदी के भाले द्वारा हवा में उठा लिया गया और वो दूर सामने एक दीवार पर जा गिरा। लक्ष्य ने अपने पैरों से जोर लगाया और कुछ ही तेज कदमों में वो आर्यन के पीछे पहुंच गया और उस पर एक मुक्का बरसा दिया। दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। आर्यन का मुंह खुला रह गया। वो आसमान की ओर देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसकी जिंदगी का आखिरी नजारा बर्फ के उड़ते हुए टुकड़े थे। जो दोस्त पढ़ रहे हैं वे इस साइट को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए खोज सकते हैं। आर्यन को एक ही मुक्के से मार गिराने पर लक्ष्य के दिल में राहत की लहर दौड़ गई। ये आदमी ताकतवर तो नहीं था, लेकिन बेहद परेशान करने वाला था। लक्ष्य के पिछले जन्म में यह कहा जा सकता है कि उसकी बर्बादी की पहली सीढ़ी इसी आदमी के हाथों पड़ी थी। यद्यपि इस जीवन में उसे लक्ष्य के लिए खतरा नहीं माना जा सकता था, लेकिन यदि वो अपने शत्रुओं को नहीं मारता तो पुनर्जन्म का क्या अर्थ? अन्य 2 प्रमुख युद्ध सेनापति पहले ही भाग चुके थे और बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। पूरे युद्ध क्षेत्र में केवल लक्ष्य और रवि कुमार ही बचे थे। लक्ष्य के पास फिलहाल कुछ भी नहीं था, फिर भी रवि कुमार का उससे मुकाबला करने का साहस पूरी तरह से टूट चुका था। मौत के भारी खतरे को देखते हुए रवि कुमार मानसिक रूप से टूट चुका था। एक भाले से दूर दीवार पर लटके हुए धीरज को देखकर और उसके पीछे आर्यन की दर्दनाक चीखें सुनकर रवि कुमार को यह भी नहीं सूझ रहा था कि वो कैसे भागे। जमीन पर लड़खड़ाते हुए वो दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा। उसके निचले शरीर से पेशाब की दुर्गंध आ रही थी। लक्ष्य धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। बर्फ पर उसके हर कदम से भले ही हल्की सी आवाज आती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो रवि कुमार के दिल पर पैर रख रहा हो, जिससे उसके लिए सांस लेना लगभग नामुमकिन हो गया था। अपनी कोहनियों और एड़ियों के बल पीछे हटते हुए रवि कुमार ने लक्ष्य की ओर मुड़कर भयभीत होकर कहा, लक्ष्य, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हालांकि मैं हमेशा तुम्हारे प्रति मित्रवत नहीं रहा, लेकिन मैंने तुम्हें कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया है ना? तुम इतने महान हो कि अब तुम्हें धमकाने की मेरी कोई योग्यता ही नहीं है। तुम्हारे जैसा महान व्यक्ति मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को नहीं मारेगा, है ना? हे, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? लक्ष्य ने उसे नीचे देखते हुए पूछा। बेशक। नहीं, मैंने कुछ गलतियां की थी। उस समय
मैंने उस कमीने आर्यन को तुम्हारे बूढ़े पिता को नुकसान पहुंचाने की इजाजत दे दी थी। ये मेरी गलती थी। मैंने इसके लिए पश्चाताप किया है। मैं फूट फूट कर रोया हूं। मैंने भगवान के सामने प्रार्थना भी की, उनसे अपने पापों को क्षमा करने की विनती की। मैं अपना शेष जीवन प्रायश्चित करने में व्यतीत करने को तैयार हूं। मैं वापस आकर किसी चर्च में पादरी बनूंगा और दिन में 100 बार बाइबल का पाठ करूंगा। आपकी जुबान वाकई बहुत मीठी है। मुझे भी लगता है कि आपकी गलतियां अक्षम्य नहीं हैं। हाँ, 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 मुझे अभी भी बचाया जा सकता है जब तक आप मुझे क्षमा कर देते हैं। मैं आपके और आपके परिवार के हर आदेश का पालन करने के लिए अनंत काल तक आपके प्रति वफादार रहने की शपथ लेता हूं। तुम अनंत काल की बात करते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें मेरा पिछला जीवन शामिल नहीं है, है ना? लक्ष्य ने नीचे देखकर उससे पूछा, पिछला जीवन डॉट? रवि कुमार एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि लक्ष्य किस बारे में बात कर रहा था। लक्ष्य के मन में उसके बीते जीवन के कुछ अंश कौंध गए। आइस सिटी में उसके पिछले जीवन के कई दुश्मनों में से चेतन मर चुका था, आर्यन मर चुका था और केवल रवि कुमार ही बचा था। पिछले जन्म में लक्ष्य के पिता लक्ष्मण रवि कुमार के हाथों मारे गए थे। लक्ष्य ये बात कभी नहीं भूल सका। लगता है आपको समझ नहीं आया। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। आपको इतना सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्य के बोलने के बाद वो मुड़ा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वापस चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद लक्ष्य ने नीचे देखा और जमीन से युद्ध की लूट का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पिछले युद्ध के दौरान लक्ष्य को लूट का माल इकट्ठा करने का मौका नहीं मिला था और उसे फिजूल खर्ची करने की आदत नहीं थी। वो करोड़ों डॉलर के हथियारों को यूं ही बर्फ में लावारिस पड़े रहने देना नहीं चाहता था। ये देखकर कि लक्ष्य का उसे जान से मारने का कोई इरादा नहीं था, रवि कुमार को आखिरकार थोड़ा सुकून मिला और वो धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसे लक्ष्य पर छुपकर हमला करने की हल्की सी इच्छा हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। खड़े होते ही वो भागने के लिए तैयार हो गया। उसी क्षण लक्ष्य ने उससे कहा, क्या तुमने देखा कि आशीष की मृत्यु कैसे हुई? रवि कुमार एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने निर्शी की ओर एक नजर डाली, जिसके शरीर में एक लंबा भाला घुसा हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसने लक्ष्य की ओर देखा, ये न समझते हुए कि दूसरे पक्ष ने ऐसा क्यों कहा। उसने केवल लक्ष्य को उस दिशा में हाथ हिलाते हुए देखा। अगले ही पल चमकीला चांदी का भाला वापस आया और रवि कुमार के शरीर को एक बार फिर भेदते हुए लक्ष्य के हाथ में वापस आ गिरा। मैंने तुम्हें ये इसलिए दिखाया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मानसिक रूप से तैयार रहो, क्योंकि निश्चय के मरने का तरीका ही तुम्हारा मरने का तरीका है। लक्ष्य ने चमकीले चांदी के भाले को झटका देकर उस पर लगे खून को सुखाया। उसने भाले को ऊपर से नीचे तक देखा। ये उसके पुराने काले ड्रैगन भाले से कहीं बेहतर था। इसे किसी भी युद्ध सेनापति के लिए सर्वश्रेष्ठ भाला कहा जा सकता है, जो केवल लक्ष्य द्वारा स्वयं बनवाए गए विशेष भाले से ही कमतर था। पुराने को अलविदा, नए का स्वागत। अब से कुछ समय के लिए तुम मेरे साथ रहोगे। लक्ष्य ने चमकदार चांदी के भाले को झटका दिया और तभी रवि कुमार का शव धीरे धीरे ढह गया। इस समय तक आइस सिटी में लक्ष्य के पिछले जीवन के सभी दुश्मनों को मार डाला गया था, एक भी नहीं बचा था। सफेद धुंध की एक सांस छोड़ते हुए लक्ष्य ने आकाश की ओर देखा। पिछला जीवन समाप्त हो गया है। अब से मैं एक नया इंसान हूं। अस्त व्यस्त कदमों की आवाज पास आती सुनाई दी। झाओडोंग बिल्डिंग पर चढ़े सभी मार्शल आर्टिस्ट अब नीचे की ओर भाग रहे थे। यहां तक कि उन्होंने भी 36 मंजिला इमारत से कूदने की हिम्मत नहीं की। उन्हें अब भी ईमानदारी से सीढ़ियों से उतरना या नीचे उतरना ही पड़ा। इस प्रक्रिया में मार्शल आर्टिस्टों को भी 3 मिनट से अधिक समय लगा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि महज 3 मिनट में लक्ष्य लगभग 20 मार्शल आर्टिस्टों का सफाया कर देगा। जब ये लोग भूतल पर पहुंचे
तो उनकी आंखों के सामने केवल एक ही दृश्य था। कुछ हथियार छुपाए जा रहे थे। चारों ओर खून ही खून था और लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थी, मानो धरती पर नरक मिट गया हो। लक्ष्य ने ऊपर उन लोगों की ओर देखा और मुस्कुराया। आखिरकार आप लोग नीचे आ ही गए। दुर्भाग्य से लगता है बहुत देर हो चुकी है। मैं अब आपके साथ नहीं रुकूंगा। इसके साथ ही लक्ष्य ने अचानक 2 कदम पीछे लिए, एक नीची दीवार को फांदकर छत पर छलांग लगाई और तेजी से दूर भाग गया। लक्ष्य, कमीने, उसका पीछा करो। जो भी लक्ष्य को मार गिराएगा उसे 30 अरब मिलेंगे। मलिक ठाकुर की आंखें लाल हो रही थी। उन्होंने इतने लंबे समय तक बड़ी मेहनत से इसकी योजना बनाई थी, फिर भी वे लक्ष्य के सिर के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। भला वे इससे कैसे संतुष्ट हो सकते थे? 4 उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति वुल्फ हेवन हाउल, यांग ली, डोंग ज़ुएफेई और जियाओ ज़ान तुरंत उसका पीछा करने लगे। यद्यपि लक्ष्य युद्ध सेनापति के स्तर तक पहुंच चुका था, फिर भी उनमें से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं था कि लक्ष्य उनका मुकाबला कर सकता है। आमतौर पर वे किनारे खड़े होकर देखते रहते, लेकिन 30 अरब डॉलर दांव पर लगे होने के कारण उन्हें जोखिम उठाना ही पड़ा। संक्षिप्त चर्चा के बाद 6 मध्यवर्ती युद्ध जनरलों ने भी तुरंत निर्णय लिया। उन 6 ने मिलकर लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक टीम बनाई और अंत तक उसे अंजाम देने का धीरज किया। ये जंगली मार्शल आर्टिस्टों की हताशा थी। अगर वे किसी सामान्य बेस सिटी के डोजो से होते तो शायद इतने साहसी नहीं होते। लक्ष्य के खूनी नरसंहार ने उन्हें जरा भी भयभीत नहीं किया था। वे सभी बहुत आत्मविश्वासी और गर्वित थे। बाकी सब भी पीछा करेंगे। हम किसी भी कीमत पर लक्ष्य को भागने नहीं दे सकते। मलिक ठाकुर भी पीछा करने में शामिल होना चाहता था, लेकिन किंगफिंग ने उसे रोक दिया। युवक, अगर मैं स्पष्ट कहूं तो लक्ष्य से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। आपके वर्तमान कार्यों से आपकी सुरक्षा को स्पष्ट रूप से खतरा है, इसलिए मैं आपके उसके पीछे जाने से सहमत नहीं हूं। मलिक ठाकुर द्वारा लक्ष्य का पीछा करने का मुख्य कारण किंगफिंग का उसके साथ होना था। इस लेवल 7 वॉर जनरल मेंटलिस्ट की मौजूदगी में मलिक ठाकुर वाइल्डनेस जोन में बेरोक टोक काम कर सकता था। वो वुल्फ हेवन हाउल जैसे लेवल 8 वॉर जनरल और नेचुरल डेटी से भी नहीं डरता था। इसके अलावा किंगफिंग की हैसियत किसी गुंडे जैसी नहीं थी। नितिन ठाकुर ने किंगफिंग को मलिक ठाकुर को बेहोश करके वापस होश में लाने का अधिकार भी दिया था, अगर वो मनमानी करे। यही वजह थी कि नितिन ठाकुर ने अपने बेटे को बाहर जाने की हिम्मत की। किंगफिंग के असहमति जताते ही कार्रवाई करने के लिए तैयार शियाओ बंधुओं ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। जहां तक बूढ़ेहू की बात है, उन्होंने तो पहले कदम उठाने की भी हिम्मत नहीं की। श्रीलू, क्या हम बस लक्ष्य को भागते हुए देखते रहेंगे? मलिक ठाकुर गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने किंगफिंग का अनादर करने की हिम्मत नहीं की। युवा स्वामी, लक्ष्य का बच निकलना जरूरी नहीं है। मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन लक्ष्य वुल्फ हेवन हाउल और यांग ली का मुकाबला नहीं कर सकता। हवा भले ही रुक गई हो, लेकिन शहर की सड़कें अभी भी बंद है। लक्ष्य शहर से बाहर नहीं निकल सकता तो चिंता की क्या बात है? ठीक है, मैं यही इंतजार करूंगा और देखूंगा कि लक्ष्य का क्या अंजाम होता है। मलिक ठाकुर ने दांत पीसते हुए बात की और वास्तव में झाओडोंग बिल्डिंग के बगल में एक सुरक्षित स्थान पर रुक गए। वुल्फ हेवन हाउल और अन्य लोग कुछ दूर तक पीछा करते हुए एक चौराहे पर पहुंचे। लक्ष्य किस दिशा में चला? उन्होंने पैरों के निशान खोजने के लिए हर जगह तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। यह तो तय है कि यह लड़का इन्हीं दिशाओं में से किसी एक में गया है। हम उसका पीछा करने के लिए 3 अलग अलग रास्तों पर निकलेंगे। यांग ली, तुम मेरे साथ आओ, वुल्फ हेवन हाउल बोला और यांग ली को आगे सड़क पर ले गया। जियाओ ज़ान, हम बाएं मुड़ेंगे। दाएं मुड़ने का काम तुम 6 के लिए है। डोंग ज़ुएफेई ने जियाओ ज़ान को पकड़ा और बाएं मुड़ने के लिए दौड़ पड़ी।
शेष 6 मध्यवर्ती युद्ध जनरलों ने एक समूह बनाया और दाहिनी ओर पीछा किया। ऐसा नहीं था कि इन मार्शल आर्टिस्टों को इस बात की चिंता नहीं थी कि लक्ष्य किसी रास्ते पर घात लगाकर अचानक हमला कर सकता है, लेकिन उच्च स्तरीय युद्ध जनरलों की नजर में लक्ष्य उन पर हमला करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा वो मध्यम स्तर के युद्ध जनरलों पर ही हमला कर सकता था। इसलिए उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति बिना सोचे समझे आगे बढ़ते रहें, जबकि मध्यवर्ती युद्ध सेनापति हर कदम पर सतर्क रहें, इस डर से कि कहीं से भी अचानक हमला न हो जाए। हालांकि रास्ते में किसी भी टीम को लक्ष्य का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बजाय वे झाओडोंग बिल्डिंग से और भी दूर होते जा रहे थे। उनके जाने के तुरंत बाद लक्ष्य ने पास की एक छोटी इमारत से अपना सिर बाहर निकाला। इस बिंदु पर पहुंचते ही उसने उड़ने का सहारा लिया, एक मोड़ मुड़ा और छोटी सी इमारत में जा घुसा। इन लोगों को नहीं पता था कि वो एक मानसिक शक्ति का जादूगर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो बिना कोई निशान छोड़े वापस लौट सकता है। छोटी इमारत की खिड़की से कूदकर लक्ष्य एक बार फिर झाओडोंग बिल्डिंग में लौट आया। उस समय मलिक ठाकुर एक सुरक्षित स्थान पर छिपे हुए थे और गालियां दे रहे थे। लक्ष्य, अगर तुम मर गए तो तुम भाग्यशाली होगे। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें इस दुनिया में आने पर जरूर पछतावा करवाऊंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि शांति से मर पाना भी एक विलासिता है। उसके बगल में किंग फेंग आंखें थोड़ी बंद करके खड़ा था, मानो वो सोने ही वाला हो। लेकिन लक्ष्य जानता था कि वो पूरे शहर का सबसे खतरनाक दुश्मन था। बूढ़ा हूं वहां मलिक ठाकुर का साथ दे रहा था, कभी कभी लक्ष्य के खिलाफ गालियां बक रहा था, बिल्कुल एक चापलूस नौकर की तरह दिख रहा था। इसी बीच शियाओ बंधुओं ने युद्ध क्षेत्र में यूं ही छानबीन शुरू कर दी थी, ये देखने के लिए कि क्या उन्हें कोई मूल्यवान वस्तु मिल सकती है। किंग फेंग निश्चित रूप से परेशानी का सबब है, लेकिन शियाओ बंधुओं में भी उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति है और उनकी संयुक्त शक्ति बहुत अधिक है। अगर मैंने उनमें से एक को नहीं हराया तो शायद कुछ ही क्षणों में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लक्ष्य ने गहरी सांस ली और चुपचाप इमारत की ओर बढ़ा, मानो कोई तेंदुआ घास में से होकर गुजर रहा हो। वहां मौजूद हर कोई उसका शिकार था। बड़े भाई, इस भाले को देखो, अगर ये साबुत होता तो इसकी कीमत $8 लाख हो सकती थी, लेकिन ये टूट गया है। श्याओ तियान्यू ने लक्ष्य का टूटा हुआ काला ड्रैगन भाला उठाया और श्याओ तियानजुओ से बात की। श्याओ तियानजुओ ने उस पर एक नजर डाली। कचरा, साबुत होने पर भी ये किसी काम का नहीं है, इसे फेंक दो। श्याओ तियान्यू ने अपनी कलाई झटककर लक्ष्य के काले ड्रैगन भाले को दूर फेंक दिया। वे दोनों विपरीत दिशाओं में लाशों के बीच छानबीन करने लगे और जियाओ तियान्यू का रास्ता सीधे उस जगह की ओर जाता था जहां लक्ष्य घात लगाकर बैठा था। लक्ष्य बर्फ में सपाट लेटा हुआ था, लगभग बर्फ में समाया हुआ, पूरी तरह से अदृश्य शियाओ तियान्यू के आने का इंतजार कर रहा था। उससे 5 मीटर आगे एक शव पड़ा था, जिसके पास एक लंबी तलवार थी। लक्ष्य को उसे वापस लाने का समय नहीं मिला था। उसने अनुमान लगाया कि शियाओ तियान्यू किसी भी क्षण वहां पहुंच जाएगा। कुछ कदम चलने के बाद ही जियाओ तियान्यू की आंखें चमक उठीं जब उसने आगे तलवार देखी। हा, आखिरकार कुछ अच्छा ही मिला, मुझे खजाना मिल गया। वो हथियार की ओर बढ़ा और उसे पकड़ने के लिए झुक गया। जैसे ही उसकी उंगलियां ब्लेड को छुई, अचानक उसके दिमाग में एक चेतावनी गूंज उठी। इतना ही नहीं, जियाओ तियानजुओ, जो सहज रूप से उससे जुड़ा हुआ था, ने लगभग उसी क्षण खतरे को भांप लिया और चिल्लाया, दूसरे भाई। मलिक ठाकुर के बगल में सोने का नाटक कर रहे किंग फेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। ठंडी चांदी जैसी रोशनी सुनहरे कणों से जगमगा उठी। उसे भी एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। उसी क्षण लक्ष्य हिंसा में तब्दील हो गया। ऐसा लग रहा था मानो बर्फ के नीचे कोई लैंडमाइन फट गई हो। एक जोरदार धमाके के साथ
लक्ष्य बर्फीले तूफान को चीरते हुए निकला और पलक झपकते ही शियाओ तियान्यू पर आ गिरा। उसकी भाले से मौत की गंध आ रही थी और वार करते ही उसके पीछे आसमान में भाले की रोशनी की एक लकीर बन गई। घात लगाकर हमला किए जाने के बावजूद जियाओ तियान्यू ने घबराहट नहीं दिखाई। उसने जमीन से लंबी तलवार उठाई और लक्ष्य पर बेरमी से वार किया। हाँ, चावल का एक दाना चमकने की हिम्मत करता है। लक्ष्य, तुम्हारा कमजोर भाला केवल नौसिखियों पर ही काम करता है। इसे मुझ पर इस्तेमाल करना अपमान को न्योता देना है। शियाओ तियान्यू जन्म से ही दिव्य शक्ति से संपन्न था। यहां तक कि एक लंबी तलवार भी उसकी पकड़ में कुचलने की शक्ति रखती थी, और वो इस दुस्साहसी युवक को एक क्रूर सबक सिखाने का इरादा रखता था। इसी बीच जियाओ तियान्जुओ दौड़ते हुए वहां पहुंच गया। मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर वो 3 सेकंड में पहुंच जाएगा। शियाओ तियान्यू को भाला दिखावटी तो लगा, लेकिन वो अनिर्हित था। किसी महत्वपूर्ण अंग पर एक ही वार से हमला टूट जाएगा। योजना तो अच्छी थी, लेकिन लक्ष्य भी अपनी चाल बदल सकता था। मूसलाधार बारिश पल भर में प्रकट हुई और गायब हो गई। हजारों प्रकाश किरणें एक में समाहित हो गई। लक्ष्य की बिजली की आयन ऊर्जा से प्रेरित एक साधारण प्रहार सीधे शियाओ तियान्यू की छाती पर जा लगा। शानदार भाला। जियाओ तियान्यू दहाड़ा। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। देखने में साधारण लगने वाला ये हमला किसी सेना के आक्रमण जैसा महसूस हुआ। यदि पहले का हमला मूसलाधार बारिश जैसा था, भयंकर लेकिन घातक नहीं, तो ये प्रहार बिजली के झटके जैसा था। छूते ही मौत हो जाती है। उनकी उन्नत युद्ध सेनापति वाली क्षमता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, तलवार को मजबूती से थामे हुए। छोटे हथियार के सामने लंबे हथियार से उन्हें 2 सेकंड तक टिके रहना था। एक बार जब शियाओ तियान्जुओ आ गया तो लक्ष्य हार जाएगा। उसी क्षण लक्ष्य की आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी और 3 उड़ते हुए खंजर प्रकट हुए, जो तेजी से शियाओ तियान्यू की आंखों और गले की ओर बढ़े। मानसिकता विशेषज्ञ मलिक ठाकुर के बगल में खड़े किंगफिंग ने चीख मारी। तो बात कुछ ऐसी है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसने इतना कुछ कर दिखाया है। वो एक मेंटलिस्ट है, 3 ब्लेड चला सकता है। वो निश्चित रूप से लेट स्टेज सिल्वर रैंक का होगा। ये तो वाकई प्रतिभाशाली छोटा लड़का है। जियाओ तियान्यू खतरे में है, लेकिन अब मामला दिलचस्प होने वाला है। किंगफिंग की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसके मन में हस्तक्षेप करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। शियाओ तियान्जुओ तेजी से करीब पहुंचा, फिर भी वो अपने भाई के सामने घटित हो रहे संकट को टाल नहीं सका। कोई और विकल्प न होने के कारण जियाओ तियान्यू ने भाले से खुद को बचाते हुए अपनी रक्षा की। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, नीचे झुक गया, अपनी आंखों और गले को बचाने की कोशिश कर रहा था। लक्ष्य के खंजर ने उसकी खोपड़ी पर 3 गहरी लकीरें बना दी, जिससे खून बहने लगा। दर्द के कारण उसकी पकड़ अनायास ही ढीली पड़ गई। उसी क्षण चमकदार चांदी का भाला पहुंचा। भाला तलवार से टकराया। लक्ष्य आगे बढ़ा। शियाओ तियान्यू ने हताशा में वार को रोका। छोटी और कमजोर हो चुकी तलवार भाले को रोक नहीं पाई। एक भयानक धातुई चीख सुनाई दी। चीख, धड़ाम। सिर झुकाए, जियाओ तियान्यू ने चमकदार चांदी के भाले को अपनी छाती से आर पार होते हुए हृदय और पीठ को भेदते हुए देखा। ऐसी डॉट, ऐसी शक्ति। हालांकि वो अप्रत्याशित हमले का शिकार हुआ, फिर भी वह दिव्य शक्ति से संपन्न एक उन्नत युद्ध सैनिक था। हथियारों की कमी होने पर भी वो अपनी असाधारण ताकत से किसी भी गैर प्राथमिक युद्ध सैनिक को कुचल सकता था। फिर भी शक्ति के उस विशुद्ध संघर्ष में वो हार गया, स्पष्ट रूप से, निर्णायक रूप से। एक ही वार में क्षत-विक्षत हो गया। इसका मतलब ये था कि आदर्श हथियार होने के बावजूद भी वो अपनी सर्वोत्तम स्थिति में लक्ष्य से बहुत आगे नहीं निकल पाएगा। ये एक अकल्पनीय संभावना थी, लेकिन हार तो हार ही थी, और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पुनः मुकाबले का कोई मौका नहीं बचा। हार का मतलब मौत था। खेल खत्म हो गया था।
जियाओ तियानजुओ तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जियाओ तियान्युओ एक गिरते हुए सुनहरे पहाड़ की तरह पीछे की ओर लुढ़क गया। वो लक्ष्य पर हमला करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने अपने छोटे भाई को गिरते देखा, उसकी पहली प्रवृत्ति उसे पकड़ने की थी। उस पल भर में वो भूल गया कि उसके भाई के कंधों के बीच अभी भी घातक भाले का सिरा फंसा हुआ था, और ये भी कि लंबा भाला उसके सामने लक्ष्य के हाथ में था। जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर को भांपते हुए लक्ष्य ने बिना एक पल भी हिचकिचाए भाला आगे बढ़ा दिया। नोक शियाओ तियानजुओ की छाती में घुस गई, जिससे दोनों भाई एक साथ छेद में फंस गए, लेकिन यह प्रहार घातक नहीं था। सहज रूप से जियाओ तियानजुओ ने दोनों हाथों से लिंग को जकड़ लिया और उसे अपने दिल से कुछ मिलीमीटर की दूरी पर रोक दिया। दैवीय शक्ति से जन्मा एक उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति वास्तव में दुर्जेय था। उसने तो लक्ष्य का भाला नंगे हाथों से छीन लिया था। जैसे ही उसने पलटवार करने की तैयारी की, सामने से एक जबरदस्त खिंचाव उत्पन्न हुआ। उसका शरीर चुंबक की ओर खिंचे लोहे के बुरादे की तरह आगे की ओर झटक गया, पूरी तरह से बेकाबू। पफ! भाला आर पार होकर उसके दिल को भेद गया। शाओ तियानजुओ अविश्वास से उस शाफ्ट को घूरता रहा और इस बात को कभी न समझ पाने की स्थिति में मर गया कि वो खुद उस पर क्यों कूद पड़ा था। लक्ष्य ने राहत की एक खामोश सांस ली। किस्मत ने अपना खेल खेल दिया था। उस पल ग्रेविटी को छोड़ना कुछ ऐसा था जिसकी दूसरे ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शाओ तियानजुओ की आंखें धुंधली पड़ गई और वो अपने भाई के बगल में गिर पड़ा। दोनों की जान चली गई। लक्ष्य ने भाला झटक कर छुड़ाया और इमारत के नीचे मलिक ठाकुर की ओर देखा। युवा स्वामिली, आपकी बारी जल्द ही आने वाली है। पूरी लड़ाई 6 या 7 सेकंड तक चली थी। मलिक ठाकुर ने प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी कि शियाओ बंधुओं की मौत हो चुकी थी। ए लक्ष्य! मलिक ठाकुर ठिठक गए। फिर वो गुस्से से किंगफिंग की ओर मुड़ा। श्रीलू, आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? लक्ष्य ने शियाओ भाइयों की हत्या कर दी। किंगफिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। युवा स्वामी, मेरा एकमात्र कर्तव्य आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि लक्ष्य आप पर हमला करता है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। बाकी सब मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बस करो। वो उन्हें मार चुका है। हम में से कुछ ही बचे हैं। उसे अभी खत्म करो। मुझे अब तुम्हारी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। मलिक ठाकुर असनीय होकर दहाड़ा। किंगफिंग लड़ने के लिए बेताब था। केवल अपने कर्तव्य ने ही उसे रोक रखा था। मलिक ठाकुर की अनुमति से वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। अब भी बेचैन होकर उसने कहा, युवक स्वामी, कोई भी लड़ाई निश्चित नहीं होती। हालांकि मुझे विश्वास है, लेकिन अगर मैं हार जाऊं तो? चिंता मत कीजिए श्रीमान किंग। अगर आप असफल हो जाते हैं तो बूढ़ा हूं मोर्चा संभाले रखेगा, और अगर आप हार भी जाते हैं तो भी खान डोंग में कोई मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। आश्वस्त होकर किंगफिंग ने कहा, तो ध्यान से देखिए युवा स्वामी, मुझे लक्ष्य पूरा करते हुए देखिए। उसे मार डालो और 3 अरब का इनाम सिर्फ तुम्हारा होगा। किंगफिंग की आंखें चमक उठीं। तो फिर पैसे तैयार रखो युवा स्वामी। इतना कहकर वो मुड़ा और सीधे लक्ष्य की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो चलने लगा, उसके हाथ में एक अजीब सी डिस्क प्रकट हो गई। 1 मीटर चौड़ी उस वस्तु पर 5 तलवारों के हैंडल लगे थे। चलते चलते उसने डिस्क को अपनी पीठ पर सरकाया, एक हैंडल पकड़ा और तलवार निकाली। शरद ऋतु के जल की चमक की एक झलक दिखी और एक लंबी तलवार उसके हाथ में थी। लक्ष्य, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम एक विलक्षण प्रतिभा हो। स्वाभाविक रूप से तेज और पहले से ही एक ऐसे मानसिक शक्तिविद हो जिसने वास्तव में कुछ वास्तविक मानसिक शक्ति विकसित की है। अफसोस, आज तुम्हारी प्रतिभा का सफर मेरे साथ समाप्त होता है। लक्ष्य ने अपने चमकीले चांदी के भाले को रक्षात्मक मुद्रा में घुमाते हुए कहा, किंगफिंग, अपनी शेखी बघारना बंद करो। मुझे पता है कि तुम भी एक मानसिक शक्ति वाले व्यक्ति हो, लेकिन मैं तुम्हें मारने की तैयारी के साथ आया हूं। आओ,
मुझे एक कदम भी पीछे हटने पर मजबूर करो और तुम जीत जाओगे। हाँ हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकता, घमंडी बच्चे? चलो देखते हैं। इतना कहकर किंगफिंग ने जमीन पर पैर पटका और आसमान की ओर छलांग लगा दी। तलवार को आगे बढ़ाते हुए वो हवा में घूम उठा। तलवार की ऊर्जा के धागे एक उफनती नदी में विलीन हो गए, जो अजेय आभा को सीधे लक्ष्य की ओर ले जा रहे थे। ये स्वॉर्ड रिवर है। लक्ष्य ने तुरंत देख लिया कि उस व्यक्ति के बुनियादी ज्ञान और तलवारबाजी कौशल ने एक दुर्लभ ऊंचाई हासिल कर ली थी। वो वास्तव में तलवार की ऊर्जा को नदी की तरह प्रवाहित कर सकता था, जो उसके अपने स्तर से कहीं ऊपर थी। फिर भी लक्ष्य शांत रहा। उसका शरीर धनुष की तरह तना हुआ था। जैसे ही किंगफिंग करीब आया, लक्ष्य हरकत में आ गया। उड़ान। उसने हमले का सीधे सामना नहीं किया, बल्कि एक मेंटलिस्ट की उड़ान का उपयोग करते हुए वो खरगोश पर झपटने वाले बाज की तरह ऊपर उठा, सीधे नीचे मलिक ठाकुर की ओर। धिक्कार है, मुझे धोखा दिया गया। उसका निशाना मैं कभी था ही नहीं। किंगफिंग अपने आरोप में इतना बह गया था कि उसका दिल सर्दियों के दिन की तरह जम गया। प्रिय पाठक, हमारी साइट को सबसे पहले खोजने के लिए खोजें। किंगफिंग ने लक्ष्य को एक ही झटके में कुचलने का दृढ़ धीरज कर लिया था। इसलिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने सिग्नेचर मूव, नदी की तरह तलवार की ऊर्जा से शुरुआत की। उनके अनुसार लक्ष्य ने अभी अभी ही युद्ध सेनापति का पद ग्रहण किया था और उसे लंबे समय का प्रशिक्षण भी नहीं मिला था। अनुभव तो कम ही होना चाहिए था। हालांकि लड़के की युद्ध क्षमता अच्छी थी, फिर भी वो उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। लक्ष्य के लिए ऐसे भयंकर हमले का सामना करना असंभव था। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लक्ष्य का इरादा सीधे टकराव का नहीं था। लक्ष्य ने जानबूझकर उसे क्रोधित किया था। उसे पूरी ताकत से हमला करने के लिए उकसाया था, ताकि वो मलिक ठाकुर पर वार करने का मौका पा सके। मलिक ठाकुर ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। एक पल पहले उन्हें पूरा भरोसा था कि लक्ष्य किंगफिंग को हरा नहीं सकता। अगले ही पल लक्ष्य उनके सामने खड़ा था। लक्ष्य ने इसकी पहले से योजना बना रखी थी और अपनी योजना को अंतिम रूप देने के बाद ही उसने कार्रवाई की। अगर किंगफिंग उसका पीछा करने के लिए मुड़ता भी, तो भी 2 सेकंड का अंतर रह जाता। क्या मलिक ठाकुर उन 2 सेकंड के भीतर टिक पाएंगे? किंगफिंग को जरा भी भरोसा नहीं था। बूढ़ा हूं मलिक ठाकुर के सामने चापलूस की भूमिका निभाते हुए खड़ा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लक्ष्य किंगफिंग को पछाड़ देगा। उसके मन में पश्चाताप की लहर दौड़ गई, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वो अब पीछे हटता तो उसकी मौत निश्चित थी। अगर लक्ष्य के हाथों नहीं तो नितिन ठाकुर के हाथों। वो केवल लक्ष्य को रोकने के लिए खुद को तैयार कर सकता था और अपनी जान बचाने की प्रार्थना कर सकता था। ओल्ड हू का हथियार एक पहाड़ चीरने वाली तलवार थी। उसे दोनों हाथों से पकड़े हुए उसने चिल्लाकर कहा, लक्ष्य, अगर तुम यंग मास्टर ली को छूना चाहते हो तो पहले मुझसे पार पाओ। निष्ठा का दुर्लभ प्रदर्शन, और फिर इसके लिए जान दे दो। लक्ष्य की आंखें बर्फीली हो गई। गद्दारों से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। बूढ़े होने प्रचंड वायु अखाड़ा को धोखा दिया था और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस क्षण लक्ष्य ने अपनी सारी शक्ति बचा ली। उसके हाथ में मौजूद चमकीला चांदी का भाला सीधा हो गया। उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा और वो जोरदार धमाके के साथ ओल्ड हू से टकरा गया। ओल्ड हू एक मध्यम स्तर का युद्ध सेनापति था, यानी चौथे स्तर का, जबकि लक्ष्य तीसरे स्तर का सर्वोच्च सेनापति था। उनके क्षेत्र बहुत दूर नहीं थे और लक्ष्य का शरीर काली ऊर्जा पत्थरों और बिजली के आयनों से मजबूत हो चुका था। इसके अलावा वो एक मानसिक शक्ति का ज्ञाता भी था। उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता ओल्ड हू से कहीं अधिक थी। मुकाबला आधा सेकंड में ही समाप्त हो गया और परिणाम स्पष्ट हो गया। बूढ़ा हू
एक फटे हुए बोरे की तरह आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसका शरीर खून से मुझे लथपथ उम्मीद था। है कि आपको ये उसकी पसंद आई छाती होगी। 2 बार ऊपर अगर नीचे ये हुई कहानी आपके और दिल को फिर छू गई मृत्यु के कारण तो इसे स्थिर अपने हो गई। दोस्तों के साथ शेयर ओल्हू करना के न एक ही भूलें। वार में मारे जाने कमेंट के में बाद बताएं कि आपको लक्ष्य ने सबसे अपनी अच्छा गति हिस्सा धीमी कौन नहीं सा की लगा। और मलिक ऐसी ठाकुर ही की और ओर दिलचस्प झपट्टा कहानियों के मारना साथ जारी मिलते हैं रखा। अगली वीडियो में। लक्ष्य को अपनी तब ओर तक के तेजी लिए से आते देख सुनते रहिए द जिसका स्टोरीवर्स। चेहरा हत्या के इरादे से लाल था और लंबे बाल लहरा रहे थे, उस चेहरे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देख मलिक ठाकुर को लगा कि मौत पहले से कहीं ज्यादा